वज़ीर आज़म मेरे नज़दीक फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, फॉर ऑल लीगल पर्पसेस, ही हैज लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस। मैं तो फोन करके बताना चाहता हूं हकीकत इस मुल्क की क्या है। इमरान खान की बंद आंखों से पर्दा हटाना चाहता हूं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर और इतवार यानी कल का दिन सियासी हवाले से बहुत ज़्यादा हंगामा खेज रहा। अपोजिशन की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ जमा करवाई गई तहरीक अदम एतमाद पर कौमी असम्बली में वोटिंग होनी थी, लेकिन स्पीकर की जानिब से अदम एतमाद की तहरीक को आइन, कौमी खुद मुख्तारी और आज़ादी के मुनाफी करार देकर मुस्तरद कर दिया गया, जिसके बाद सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म इमरान खान की तजवीज़ पर असम्बलियाँ तहलील करके नए इलेक्शन करवाने की बात की। तो अपोजिशन ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया और शदीद एहतजाज किया गया। सुप्रीम कोर्ट को भी इस पूरी सूरत हाल पर नोटिस लेना पड़ा। वज़ीर आज़म इमरान खान और स्पीकर कौमी असम्बली पर आर्टिकल 6 लगाने की बात हुई, लेकिन सदर मुमलिकत के ऐलान से पहले तक पिछले 2 महीने की जो सियासत थी उसमें अपोजिशन की तमाम ही जमातें खुद नए इलेक्शन का मुतालबा करती आई हैं। मुख्तलिफ वक्तों में इनका क्या कहना था, ज़रा ये सुनिए। तो अपोजिशन की तमाम ही बड़ी जमातें, चाहे वो नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, मौलाना साहब की जमात हो, पीडीएम में शामिल दीगर जमातें हों, वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत को हटाना चाहती थी, फ़ौरन इलेक्शन कराना चाहती थी। लेकिन अब जबकि खुद असम्बलियाँ हुकूमत की जानिब से, इमरान खान की जानिब से तहलील की गई, तो उसके बाद अब ये तमाम जमातें ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद सिर्फ अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब करवाना चाहती थी और उसके बाद एक लंबे अरसे तक इनको हुकूमत करनी थी, बहुत सारी कानून साजी करनी थी, शायद ईवीएम का कानून तब्दील करना था, कुछ एहतसाब के जो मामला थे उससे मुतालिक भी कानून साजी होती है और फिर ये इलेक्शन में जाते। शायद इसीलिए इनको ये इलेक्शन का इस वक्त होना पसंद नहीं आ रहा। अब सूरत हाल इस वक्त यह है कि सदर मुमलिकत की जानिब से कायदे हिज़्ब अपोजिशन लीडर, साबिक अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब को एक ख़त लिखा गया, जिसमें उन्होंने जो वज़ीर आज़म का तजवीज़ करदा नाम यानी जस्टिस रिटायर्ड गुलजार अहमद का नाम वो आगे रखा है, सामने रखा है, लेकिन अभी तक शहबाज शरीफ साहब की जानिब से इस पर कोई जवाब नहीं आया और शायद जवाब आए भी ना, चूँकि जब तक सुप्रीम कोर्ट से इस मामले का फ़ैसला नहीं हो जाता, ये फ़ैसला नहीं हो जाता कि स्पीकर ने जो गुज़िश्ता रोज़ रूलिंग दी थी वो आइन के मुताबिक थी या उससे आइन से इनहराफ किया गया है, तो शायद उस वक्त तक अपोजिशन और जो अब इस वक्त वज़ीर आज़म है उनके मामला तय होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। इस दौरान वज़ीर आज़म बार बार आवाम के पास भी गए, हफ्ते को भी उन्होंने आवाम से गुफ्तगू की थी, बराह रास्त टेलीफोन कॉल्स ली थी, आज भी उन्होंने आवाम से गुफ्तगू की, बराह रास्त टेलीफोन कॉल्स ली, लेकिन तमाम ही दिन जब ये सिलसिला चलता रहा आवाम उस नंबर पर कॉल्स करते रहे, लेकिन किसी एक शख्स की भी न सिर्फ ट्विटर बल्कि तमाम सोशल मीडिया इस हवाले से भरे पड़े कि वज़ीर आज़म जब भी अवामी कॉल्स लेते हैं तो किसी की कॉल्स नहीं मिलती, वो शायद मुबैना तौर पर फेक कॉल्स होती हैं, वो सिलेक्टेड कॉल्स होती हैं, मखसूस लोगों की वो कॉल्स ली जाती हैं और तमाम सियासतदान भी इस हवाले से कोशिश कर रहे हैं, कॉल्स मिलाते रहते हैं और कुछ मीडिया पर्सनस भी मिलाते हैं। खुद मैंने भी आज 53-54 बार कोशिश की कि किसी तरह कॉल मिल जाए, लेकिन वो कॉल नहीं मिलती, ना वो नंबर बिजी होता है, कॉल डायल करते ही वो नंबर आपका नंबर डिस्कनेक्ट हो जाता है और वो कॉल मिल नहीं पाती। तो ये पूरी सूरत हाल, वज़ीर आज़म का जो बयानिया पूरी अपोजिशन को वो गद्दार एक बैरूनी साजिश से इस पूरी सूरत हाल को ताबीर कर रहे हैं। अब आगे मामला किस तरफ जा सकते हैं, अदालत से क्या फ़ैसला आ सकता है, किस पर आर्टिकल 6 लग सकता है, स्पीकर की रोलिंग से मुताल्लिक क्या फ़ैसले सामने आ सकते हैं, पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। अमजद अली खान न्याजी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, दीगर जमातों से और माहिर कानून भी हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे, तो उनसे भी ये तमाम गुफ्तगू करेंगे। तो अमजद साहब, ये जब भी वज़ीर आज़म टेलीफोन कॉल्स लेते हैं आवाम की तो जनाब ये 2-4 मखसूस लोगों के अलावा किसी की कॉल मिल नहीं पाती। आज खुद मैंने कोशिश की, आपने मरियम औरंगजेब साहिबा का ट्वीट देखा होगा और बहुत सारे लोगों के ट्वीट्स हैं, जब वो नंबर मिलाते हैं तो वो मिलता ही नहीं है, वो नंबर बंद होता है। ये ऐसा फेक नंबर देते क्यों है जो मिलता नहीं है, किसकी कॉल्स आती हैं, क्या क्राइटेरिया है इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब, पहली बात तो ये है कि आपने एक मैं समझता हूँ अजीब बात की है, क्योंकि वहाँ पे जब इमरान खान साहब आवाम से डायरेक्ट होते हैं तो एक वक्त में हजारों कालों बैक वक्त लोग जो है वो ट्राई कर रहे होते हैं। तो उसमें अगर आप भी ट्राई करते हैं, किसी का मिल जाता है, किसी का नहीं, क्योंकि एक टाइम होता है
जिसके अंदर वो चूंकि 1 घंटा होता है, 1 घंटे में कितनी कॉलें सुनी जा सकती हैं, जहाँ पे लाखों लोग ट्राई कर रहे हो और ट्रैफिक जो है इतना स्टक हो जाते हैं, तो लाजमी बात है उसमें अगर आपकी कॉल नहीं मिलती तो उसमें कोई इमरान खान का कसूर तो नहीं है। इसमें आपका ये कहना कि जी सिलेक्टिव लोग हैं, कोई सिलेक्टिव नहीं होते, सबको जो है वो बड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। एक चूंकि नंबर होता है, एक ही इमरान खान है और पूरा पाकिस्तान है, 22 करोड़ अवाम है, सभी लोग मिलना चाहते हैं, तो यकीनन उसमें आपकी कोई कॉल मिलना ना मिलना अचंभे की बात तो है नहीं, जिसपे हम चाहे कि तूफान उठा दें कि जी मेरा नाम मिलना जो है मुझे कोई विक्टिमाइज किया जा रहा है, बड़ी अफसोसनाक बात है। सर ये कोई एक शख्स नहीं, ये तो हजारों लाखों लोग ये बात कर रहे हैं। चलें, नहीं मिल पाती, बहुत नंबर बिजी होता है। इन तमाम कॉल्स में कोई ऐसा शख्स नहीं आ रहा जो महंगाई से परेशान हो, जो बताए कि ये कुकिंग ऑयल 500 रुपये फी किलो से ज़्यादा बढ़ चुका है, कोई याद दिलाए दोबारा कि ये पेट्रोल 150 रुपये हो चुका है। वो सब खान साहब का साथ देने के लिए कॉल कर रहे होते हैं, उनके बयानिए को और मजबूत कर रहे होते हैं, उनकी हाँ में हाँ मिला रहे होते हैं। कोई तो कॉल ऐसी आए जो महंगाई का मारा परेशान हो, जो मिस गवर्नेंस की बात करे, जो बार बार खान साहब यू टर्न्स लेते हैं उनकी बात करे, जो उसूल और जवाबित अपने लिए तय किए थे जब वो तोड़ते हैं, कोई तो उनकी बात करे। अरबाब, अगर इमरान खान ने 27 की जो कॉल दी है वहां पे लाखों लोगों का आना, और फिर आपने देखा होगा कि पूरा इस्लामाबाद ही जैम हो गया था, सीपैक से लेके कोई लाहौर रोड देखें, जीटी रोड देखें, अभी केपीके का जो रोड देखें, सभी मीलों के हिसाब से स्टक थे। तो खान साहब की मोहब्बत में जो लोग आए हैं वो समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान को जो है वो एक प्रॉस्पर पाकिस्तान होना चाहिए, पाकिस्तान को एक सावरन पाकिस्तान होना चाहिए, पाकिस्तान को अब गुलामी से बाहर आके बराबरी की सतह पे बात करनी चाहिए। सबसे बड़ी आज़ादी है, आज़ादी की कोई कीमत ही नहीं अदा कर सकता। उसमें देखें, इस आज़ादी में जब 1947 में जब माइग्रेट होके लोग आ रहे तो कितनी माओं ने, कितनी बहनों ने, कितने बापों ने, कितने भाइयों ने अपने आप खोया है, कितना खून दिया है। फिर आप 80,000 के करीब लोगों ने जान की कुर्बानी इस पाकिस्तान की हिफाजत में दी है। आप उनकी कुर्बानियों को भूल सकते हैं? किसके लिए दी है? कि पाकिस्तान आजाद रहे, पाकिस्तान सावरन रहे, पाकिस्तान वो पाकिस्तान कहलाए जो इलामा इकबाल का पाकिस्तान है। आप कैसे कह सकते हैं ठीक वो सिर्फ पाकिस्तान इसलिए, वरना तो अपना दाल चावल तो उन्हें अच्छा मिल रहा था वहां पे, जब हिंदुस्तान इकट्ठा था वहां पे भी ये चीज थी, लेकिन वो किसके लिए उठे? ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए उठे। इसमें मैं समझता हूँ कि आप जैसे भी कहा, चलें ठीक है अमजद साहब, ये आप कह रहे हैं कि ज़ाहिर खान साहब के इस वक्त बहुत बड़ी की एक हमारे साथ मौजूद है। मजीद इस पर गुफ्तगू करते हैं। तैमूर तालपुर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अशतर औसाफ साहब साबिक अटॉर्नी जनरल माहिर कानून है, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का भी प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अशतर साहब, ये कल जो कुछ भी कार्रवाई हुई है, ज़रा इस पर आपकी पहले कानूनी राय के, क्या इस पर आर्टिकल 6 का इतलाक हो सकता है, किस पर हो सकता है, कैसे हो सकता है, ज़रा इसकी अगर आप कुछ वजाहत कर सकें। जो इतलाक है वो एक बहुत ही खौफनाक किस्म का सिचुएशन बन जाती है, जो मुल्क से गद्दारी और आइन को तोड़ने की बात की जा रही है। देखिए, ये शैनिगन्स हैं, ये सारी चीजें हैं जो कि हर कोशिश कर रहा है, एक साइड दूसरे पर गद्दारी का इल्जाम लगा रही है और ये सिलसिले चल रहे हैं। ये बहुत अफसोसनाक बात है कि हम एक दूसरे के ऊपर इस तरह दशनाम तराजी कर रहे हैं। मेरी दानिश में ये बहुत बड़ी आइन के साथ और मुल्क के साथ ये ज्यादती कर रहे हैं लोग, जो कि इसकी पामाली की जा रही है। लेकिन आर्टिकल 6 जो है उसको हम एक तरफ रख के हम इस पे क्यों नहीं बात करते कि इसमें हम बेहतरी कैसे लेके आए और मामलात को दुरुस्त तरीके से कैसे चलाएं। हमारा मुल्क इस वक्त बहुत इकोनॉमिक क्राइसिस में है, 185 पे डॉलर है या उसके करीब है, और IMF के सारे सिलसिले जो है वो बन रहे हैं और हम गर्दिशी कर्जों के नीचे दबते चले जा रहे हैं। हमें अपनी तवानाइयां उस पर इस्तेमाल करनी चाहिए। और हाँ, बिल्कुल आइन की खिलाफ वर्जी हुई है और आइन की खिलाफ वर्जी जब साबित हो जाएगी तो फिर जो भी उससे मुतल्लिका सजा है वो उस शख्स को या उन अशखास को जिन्होंने कंस्पिरेसी की वो मिलेगी। लेकिन इस वक्त इस बहस में कौन गद्दार है और कौन वफादार है,
ये जाती जो दशनामी सही। और अशरफ साहब जब आप ये गुफ्तगू फरमाते हैं, अशरफ साहब कतल कलामी की माज़ जब आप ये कहते हैं कि आयन की खिलाफ वर्जी हुई है, तो वो कौन कौन से मकामात, कौन कौन से पॉइंट्स पर हुई है? वो स्पीकर की रूलिंग से मुताल्लिक आप कह रहे हैं जब उन्होंने अदम एतमाद की तहरीक को मुस्तरद कर दिया, इस तरफ आपका इशारा है? देखिए, सबसे पहले तो बात जो है वो तो ये है कि स्पीकर ने जो आइन है उसके मुताबिक मामले को आगे नहीं चलाया। अच्छा। सही वक्त के ऊपर असेंबली का इजलास नहीं हुआ और ये सारी चीजें ड्रैग की गई। जो सबसे बड़ी मेरे नजदीक आइन की पामाली की गई है वो वजीर आजम जिनके खिलाफ आदम एतमाद का नोटिस जमा करा दिया गया है, उन्होंने असेंबली की डिसोल्यूशन की एडवाइस दी और प्रेसिडेंट ने उस एडवाइस को मान के कहा कि असेंबली डिसॉल्व। ये है आइन की पामाली। अच्छा, ये है आइन से पहलू पहलू। तो इसका मतलब ये मामला बहुत संगीन। अगर किसी वजीर आजम के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद सबमिट हो जाए तो वो फिर असेंबलियां डिसॉल्व करने के लिए सदर को वो तजवीज नहीं भिजवा सकता, ये कह रहे हैं आप सादा लफ्जों में? जी बिल्कुल ऐसा ही है और ये आइन में साफ तौर पर लिखा हुआ है। और डिप्टी स्पीकर तो कहा गया कि भाई तुम ये करो। डिप्टी स्पीकर को तो आप कहेंगे जरा थोड़ा सा और साहब ये आइन का ये आर्टिकल नंबर अगर आप बता सकें तो जरा और आसानी हो जाएगी समझने वालों के लिए भी कि ये कौन सा आर्टिकल है जहां पर ये चीज लिखी हुई है? आर्टिकल 58 है जी, 58। इसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि वो वजीर आजम जिसके खिलाफ नोटिस जमा करा दिया गया, नोटिस, मोशन की बात नहीं हो रही, जब नोटिस जमा करा दिया गया हो तो वो बिल्कुल असेंबली को तोड़ने की एडवाइस नहीं भेज सकता। अच्छा। बहुत सारे अशखास, बहुत सारे जी कदर लोग ये कह रहे हैं कि सदर मुमलिकत तो मासूम है। नहीं भाई, आप पिछले दिनों आपने जजमेंट पढ़ा ना सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें उन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत को इंडिपेंडेंट एडवाइस लेनी चाहिए जब इस तरह के कोई मामला आता है। सही। तो अशरफ साहब अब इस सूरत हाल में अगर ये अदालत से फैसला अपोजिशन के हक में आ जाता है तो फिर क्या हुकूमत के कुछ मखसूस लोगों के खिलाफ कोई मुकदमात भी दर्ज हो सकते हैं, या फिर वो जब नई हुकूमत कोई फॉर्म हो जाएगी फिर वो उसी की जिम्मेदारी होगी, या ये ऑटोमेटिकली ये अमल शुरू हो जाएगा अगर अदालत का फैसला अपोजिशन के हक में और हुकूमत के खिलाफ आता है? नहीं, यूं है नहीं। नंबर वन, ये सो मोटो नोटिस है, ये किसी के हक या किसी के खिलाफ बात नहीं है। बात तो सिर्फ इतनी है कि क्या ये हो सकता था, क्या जो प्राइम मिनिस्टर है वो एडवाइस कर सकता था, और कोर्ट ये होल्ड करती है कि प्राइम मिनिस्टर एडवाइस नहीं कर सकता था, तो लाजमन उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने इस एडवाइस को प्रिपेयर किया, वो जिन्होंने इसको सारा आगे लेके गए, इन सब के खिलाफ तादीबी कार्रवाई जरूर होगी। अच्छा, ठीक है। चलें अशरफ साहब, मैं आपसे ये भी जानूंगा कि तादीबी कार्रवाई क्या हो सकती है, और मजीद 2-3 और सवाल भी आपसे करने, ज़रा थोड़ा सा मौका मुझे दिएगा। तैमूर तालपुर साहब भी हमारे साथ चूँकि मौजूद हैं। तैमूर साहब, आप लोग तो चाहते ये थे कि इलेक्शंस हो जाएं, ये हुकूमत चली जाए, ये हुकूमत भी चली गई, इलेक्शंस भी हो रहे हैं, अब इस पूरी सूरत हाल में शिकवा शिकायत क्या है, आपका एतराज़ क्या है बुनियादी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है अरबा भाई कि हम पीटीआई की तरह गुल्ली डंडा वाली पार्टी नहीं है। हम सियासी पार्टी है, हम बातें जब करते हैं वी मीन इट, हम डिमांड्स रखते हैं वी मीन इट, हम ऑफ़र देते हैं तो उस टाइम पे भी मीन इट। हमने इनको 12 दिन का टाइम पीरियड दिया था कि आपके पास 12 दिन हैं, आपके पास 10 दिन हैं, आप मुस्तफ़ी हो जाएं, आप हक खो बैठे हैं पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्ट्री का। ये और इसका 40 चोरों का जो करप्ट टोला था उसको दुनिया ने देख लिया था, चाहे वो फराह गुजर के केसेस हों, जब हम देखते थे कि रॉयल्टीज़ की तरफ से जो घड़ियाँ गिफ्ट मिल रही हैं वो इंटरनेशनल मार्केट्स में बिक रही हैं, जब अलीमा बाजी का अकाउंट अरबों रुपए से फुल होता था और बताती थी मैं कपड़ों को सी के और ये पैसे कमाती हूँ, जब इमरान खान का इनकम टैक्स जो है वो 2 लाख को छोड़ के और 98 लाख रुपीज़ पे चला गया, तो हम ये सब चीज़ें देख रहे थे। तो क्यों इमरान खान ने तब हमें चैलेंज किया कि मैं नहीं छोड़ूंगा और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला सकते हो तो ला के दिखाओ। तो हमने तो खान के कहने पर जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए। जब हम लेके आए उन्होंने कहा जी
हिम्मत है तो आके असेंबली में पेश करो। हमने असेंबली में पेश कर दिया, फिर उन्होंने कहा हिम्मत है तो फिगर्स पूरे करके दो, 172 का फिगर करके दो। हमने तो इनकी धांधली और इनकी हरकतों के बावजूद 197 पे पहुंचा दिया। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कल मुझे उम्मीद है कोर्ट से, क्योंकि हर कानूनी माहिर जो है मेरे भाई को इंक्लूड करते हुए जिन्होंने बहुत ही अच्छा भी तबसरा दिया, लीगल बात की, उस तरह से हम भी ये उम्मीद रखते हैं, पूरी लीगल फर्टिलिटी पाकिस्तान की उम्मीद रखती है कि सुप्रीम कोर्ट ये नंबर फिर से आपको शो करने की नो कॉन्फिडेंस के थ्रू मौका देगी। और उसमें आप देखेंगे हम 192 197 नहीं, हम 200 से भी क्रॉस कर जाएंगे। बहुत से लेकिन इस नंबर पे तो हुकूमत को एतराज था और इसके तरीकेकार पर उन्हें ये तो एतराज था कि ये बैरूनी मुदाखलत है, ये बैरूनी इशारा है। उस इशारे पर यहाँ के कैरेक्टर्स हरकत में आए, मुतारिक हुए और फिर बड़ी बड़ी ऑफर्स के जरिए ये इन मुनर्रिफ अरकान को और इत्तेहादियों को अपने पास लेकर गए। अरबाब साहब, जो शख्स आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, जिसके अगर आप अकाउंट्स चेक करें और देखें कि उनको कहाँ से क्या क्या पैसे मिले हैं, यहूदी लॉबी से क्या मिला है, इंडियन लॉबी से क्या मिला है, जो कि मशहूर पट्ठू है ज्यू लॉबी का, तो ये बातें अवाम देख रही है, ये बातें कोई मानने को तैयार नहीं है। आप सिर्फ इनका ये एक केस की जो है आप सुन लें कि इनको क्या सज़ा मिलती है, आप देखेंगे इनके साथ होना क्या है। ये कहाँ कहाँ से पैसे, कितने मुल्क दुश्मन लोगों से ये पैसे लेके बैठे, मुल्क दुश्मन अनासिर से ये पैसे लेके बैठे हैं फंडिंग के नाम पर। वो खुलने वाला है, अब तो चंद दिनों या चंद हफ्तों की बात है। तो ये हम पे इल्ज़ाम ना लगाएं, हम तो ओपर ऑफर दे रहे हैं। अरबाब साहब, आपने इतनी बड़ी बात की कि हम जो हैं मुल्क के दुश्मन हैं, तो फिर मेरे ख्याल से ये हमारे जज साहिबान को एक कमेटी बनानी चाहिए, एक जुडिशल कमेटी बननी चाहिए, वो फैसला करे, क्योंकि फिर आर्टिकल 6 या हम पे लगता है या उन पे लगता है। अगर हम मुल्क के गद्दार हैं तो हमें फांसी मिलनी चाहिए, और अगर इमरान खान ने ये झूठ बोला है, उसने खिलवाड़ किया हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, उसको फांसी मिलनी चाहिए, उसके साथ डिप्टी स्पीकर को और वो सब जो इसमें मुलविस थे फहद चौधरी को, उन सबको फांसी लगनी चाहिए। ठीक है, अब अशरफ साहब ज़रा ये बार बार ये देखें आर्टिकल 6 की बात होती है, ज़रा इसकी वजाहत भी ज़रूरी है कि ये सियासी मामलात में कहाँ कहाँ इसका इतलाक़ किन सूरतों में हो सकता है। आप ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात होते हैं कि जहाँ बल्दियाती इलेक्शंस करवाए जाएं, लेकिन वो नहीं करवाए जाते, तो उसमें भी आर्टिकल 6 की बात होती है। कल जिस तरह स्पीकर साहब ने रूलिंग दी, सदर साहब वज़ीर आज़म साहब ने जिस तरह नाम ये तजवीज़ करके भेजा, अब अगर वो गैर आईनी है, इस पर भी आर्टिकल 6 की बात होती है। किन मामलात में इसका इतलाक़ हो सकता है, किन मामलात में नहीं होना चाहिए, इससे मुताल्लिक गुफ्तगू। देखिए, आइन पामाली करना, उसको इनमेंस करना, उसको एब्रोगेट करना, ये वो इक़दामात हैं जिस पर आर्टिकल 6 के मुताल्लिक सराहत के साथ जजमेंट्स आ चुकी हैं। अब ये कहना कि जी इमरान खान ने आइन जो है उससे पहली तही की, उसको फांसी लगा दें, नाहित नामुनासिब बात है। इसी तरह अगर इमरान खान साहब कहते हैं कि जो मेरे साथ नहीं है वो इस मुल्क के गद्दार हैं, उनको फांसी लगा दें, ये भी बिल्कुल गैर मुनासिब बात है। खास तौर पर जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के मुंह से, जिसने ओथ लिया हुआ है दैट ही विल डू राइट टू ऑल मैनर ऑफ पीपल, वो उसके मुंह से निकले तो और भी कभी और बुरी बात है। लेकिन इसकी सजा क्या है? मसलन आपने बात की बल्दियाती इंतखाबात की, वो वक्त पे नहीं हुए, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा था, उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सजा है, इसके तहत भी वो 3 साल के लिए नाअहल हो जाते हैं। अच्छा, असेंबली की सीट भी खो बैठते हैं और 3 साल तक वो इलेक्शन में नहीं लड़ सकते। तो हर मुख्तलिफ जगहों पे सजाएं और तादीदी कार्रवाइयाँ मौजूद हैं। हम बहुत ज्यादा हमारे सबके फ्यूज बहुत छोटे हो गए हैं। अच्छा। हम फट पड़ते हैं इन सब बातों के ऊपर। बड़े तहम्मुल के साथ, बड़े सोच समझ के ये बातें करनी चाहिए। याद रखिए, चाहे वो फ्लोर ऑफ द असेंबली है, चाहे वो टेलीविजन की स्क्रीन है, आपके बच्चे आपको देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या मिसाल बना रहे हैं, क्या हम उनको बना के दे रहे हैं। तो मेरी बड़ी बहुत दबाना और दर्दमंदाना सी गुजारिश होगी कि हमें
शाइस्तगी के साथ चलना चाहिए। अशरफ साहब, ये बच्चे भी उन्हीं लोगों के देखते होंगे जो और गद्दारी का जिन चंद एक लोगों के बच्चे पाकिस्तान में मौजूद होंगे, वरना जाहिर है यहाँ 80-90% सियासतदानों के तो बच्चे बाहर ही होते हैं, आपको पता है। अरे भाई, सियासतदानों के बच्चे यहाँ हो या वहाँ हो, क्या प्राइम मिनिस्टर के बच्चे बाहर नहीं है? वो भी सियासतदान है जाहिर है। हाँ, जब सियासतदान में कह रहा हूँ तो वो भी उसमें शामिल है। वो तो ये उन्होंने ये बात अपने जाती बच्चों की तो नहीं हो रही ना, कौम के बच्चों की हो रही है। हम हमारी यू हैव टू बी स्टेट्समैन। पॉलिटिशियन जब उसको आवाम भेजती है असेंबली में, तो उसको अपनी सीट का पासदारी करनी है। लेकिन मैं कोई लेक्चर देने के लिए यहाँ नहीं बैठा, मैं तो सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि नहीं, गद्दारी नहीं है। गद्दारी बहुत ही संगीन इल्जाम है और हर एक के लिए, हर एक मामले के लिए ये सारे जो है तादीबी कार्रवाइयाँ होती हैं। आपको छोटी मिसाल दे देता हूं। पार्लियामेंट जो है जब वो कोई कानून पास करे और वो कानून सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहे कि हम कलअदम करार देते हैं क्योंकि मावरा एक आईन है, तो क्या पार्लियामेंट जिसने वो कानून पास किया उसके लोगों को सजा दी जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। एरर ऑफ जजमेंट भी तो कोई चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। और अशरफ साहब, ये अगर ये रूलिंग बैक हो जाती है, कोई ऐसी गुंजाइश है कि ये दोबारा से अदम एतमाद की काउंटिंग हो, दोबारा से असेंबली का इजलास लगे, वो कल जो होना था? अब देखिए ना, अगर ये सारा मामला रिवर्स हो जाता है तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि असेंबली विल बी डीम्ड टू बी, ये इमोशन वुड बी डीम्ड टू बी पेंडिंग, और उसके ऊपर वोट तो हो चुका हुआ है। मेरे नजदीक वोट हो चुका हुआ है। अच्छा, चाहे वो असेंबली से बाहर हो, असेंबली से अंदर हो, वजीर आजम मेरे नजदीक फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, फॉर ऑल लीगल पर्पसेस, he has lost the confidence of the house. He has to go. चाहे वो खुद से चले गए हुए हों, चाहे वो इस तरह। ठीक है, चलें, ठीक है अशतर साहब, बहुत वजाहत के साथ आपका पॉइंट आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया अशतर औसाफ साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल। अमजद अली खान न्याजी साहब और तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अशतर साहब ने जो गुफ्तगू की उस पर भी बात करेंगे, और फिर अलीम खान साहब ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सीनियर वजीर हुआ करते थे पंजाब में, आज बड़े इंकशाफात किए हैं, वजीर आजम पर भी और उस्मान बुज़दार साहब पर भी बड़े इल्ज़ामात लगाएं, उस पर भी बात करेंगे, और अमजद साहब से उनसे मुतालिक भी पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और चंद साल पहले एक वक्त था कि जब अलीम खान को भी वज़ीर आज़म इमरान खान का करीबी साथी समझा जाता था। फिर 2018 के इलेक्शन हुए और ये ख्याल किया गया कि अलीम खान को शायद वज़ीर आला पंजाब लगा दिया जाएगा, वो कुर्सी के मजबूत तरीन उम्मीदवार थे। लेकिन फिर ऐसा हुआ नहीं, और वज़ीर आज़म इमरान खान ने उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब बना दिया, और अलीम खान की तरफ से भी उनके खिलाफ कभी कोई बराह रास्त तनकीद या बयान सामने नहीं आया। लेकिन एक सर्द जंग और एक इख्तलाफात की इब्तिदा यहाँ से ज़रूर हो गई। लेकिन पिछले कुछ महीनों से अलीम खान ने जहांगीर तरीन ग्रुप की जब हिमायत का ऐलान किया और वज़ीर आज़म इमरान खान से अपनी नाराज़गी का इजहार किया, और फिर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उस मामले में आ गई और खुलकर उन्होंने वज़ीर आज़म पर तनकीद की, इल्ज़ामात लगाए। वज़ीर आज़म को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर आपने उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनाना था तो मुझे नैब के पास बुलाने की क्या ज़रूरत थी? आप मुझे बुलाते और कहते अलीम खान मैं आपको नहीं लगाना चाहता। 25 जुलाई को रुकन सूबाई असम्बली बनने के बाद मैंने ऐसा कौन सा कारनामा किया था कि आपने मुझे 10 दिनों में 4 दफ़ा नैब के दफ्तर बुलाया? कैसे उन्होंने शिकवे शिकायत की, ज़रा देखिए। अलीम खान ने एक सवाल भी इमरान खान से पूछा। उन्होंने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि जिस बुनियाद पर मुझे जेल में डाला गया वो करप्शन कौम के सामने तो लेकर आए, ज़रा बताएं कौम को मैंने क्या करप्शन की है। ये भी देखिए। परवेज़ इलाही को वज़ारत आला का उम्मीदवार नामजद कर दिया, इस पर भी अलीम खान ने तनकीद की। कहा कि जिसको आप पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे उसे ही वज़ीर आला का उम्मीदवार नामजद कर दिया। PTI के सैकड़ों अरकान में आपको कोई एक शख्स नहीं मिला। ये भी सुनिए क्या कहा उन्होंने। फिर पंजाब में जो तैनातियाँ होती हैं, किस तरह से AC, DC, SHO और दीगर पुलिस ऑफिशल्स को लगवाया जाता है, उसके लिए करोड़ों रुपए लिए जाते हैं। ये भी अलीम खान ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। तो अमजद अली खान न्याजी साहब, ये अलीम खान साहब के जो इल्ज़ामात हैं, अब ये ज़ाहिर है चूँकि ये तो बहुत करीब रहे खान साहब के भी पंजाब में ये सीनियर वज़ीर थे,
तो इन इल्ज़ामात को हकीकत से करीब तरी हम सच समझे ना, चाहे 100% सच्चाई ना हो, इनमें 60, 70, 80% तो सच बोल रहे होंगे अलीम खान साहब, ये सब कुछ होता रहा है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उनकी सच्चाई उसी वक्त खत्म हो जाती है कि चूंकि वो खुद कह गए हैं, वो कहते हैं ना बुग़्ज़ में अगर उसको प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने अगर चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया तो उसका बुग़्ज़ जो है वो अब जो भी बातें करें वो अपनी जगह, चूंकि वो कहते हैं ना कभी कभी प्याला कुछ प्याले में ज्यादा आ जाए ना तो बाहर छिलक पड़ता है। तो सियासी साख इतनी थी कि एक एमएलए की सीट नहीं जीत सका, उसे आगे क्या करता। तो मेरा और बाकी जो इज्जत वाले लोग होते हैं ना, अगर वो किसी के साथ चलते हैं ना तो वो 10 दिन उसकी इज्जत भी करते हैं। जो बड़े थोड़े दिल के और घटिया लोग होते हैं ना, वो गंदी हरकतें करते हैं। तो इतना ही मेरा कहना काफी है। दूसरा मैं आपको एक बात करूं, अगर आप जो आज बहुत सारी, तो पहली बात तो ये हमारे इश्तर उस्ताद साहब ने भी बातें की, 63 ने जब खरीदो फरोख्त हो रही थी तो बहुत सारे जो हमारे एंकर्स थे वो अजीबोगरीब तौजियात दे रहे थे। उस वक्त क्या आइन नहीं तोड़ा जा रहा था? अगर स्पीकर ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए जो उन्हें आर्टिकल 69 के नीचे मिलते हैं और उन्होंने समझा कि जो आर्टिकल 5 की वायलेशन हो रही है तो उस पर अगर उन्होंने रूलिंग दी है तो रूलिंग दी है ना कानून और कायदे के मुताबिक दी है। आज मुझे समझ नहीं आती कि बहुत सारे लोगों को जलन हो रही है, और उस जलन की भी मुझे समझ है कि क्यों हो रही है। क्योंकि हम तो कह रहे हैं कि हम लिफाफा जर्नलिज्म नहीं कर सकते, ना हमारे में जरूरत है। अगर हमारे पास तो 4-5 गवर्नमेंट थी, हम भी लोगों को खरीदना चाहते तो खरीद सकते थे, लेकिन हमने ऐसा काम हमें मालूम था। खान को आज से नहीं मालूम था, खान को पिछले 1 साल से मालूम था कि कौन क्या कर रहा है और किस थ्रू कर रहा है। सही। तो और ये 63A का आपने हवाला दिया तो जाहिर है सदाती रेफरेंस भी ज़ेरे समाअत है अदालत में, उससे मुतालिक भी फैसला जल्दी आना है। अलीम खान साहब ने जो इल्जामात लगाए, अगर इनमें सच्चाई नहीं है, अगर ये झूठ बोल रहे हैं, तो इनको कब ले जा रहे हैं अदालत? चूंकि वो तो ये बता रहे हैं AC, DC, SHO और पुलिस के ऑफिशियल जगाने के लिए करोड़ों रुपया उस्मान गुज़दार साहब और कौन कौन लेता रहा है, सारी मालूमात उनके पास हैं और वो इससे वजीर आजम को आगाह भी करते रहे। अरबाब, पहली बात यह है कि इसके ऊपर मैंने अपने कमेंट दे दिए। अब इसके ऊपर मेरे ख्याल में मजीद बनता नहीं है। मैंने आपको डिटेल इसके ऊपर कमेंट अपना दे दिया है। अब उसके ऊपर आपका रिपीट बनता नहीं है, मैंने कह दिया जो कुछ कहना था। जैसा आपने अगर किसी के इल्जामात को झूठा कहा है तो फिर उसका फैसला सच्चे और झूठे का होना चाहिए ना। फिर वो अदालती फोरम ही है तो फिर अदालत लेकर जाएं। वो तो बराह रास्त वजीर आजम पर भी इल्जाम लगा रहे हैं, साबिक वजीर आला पंजाब पर भी वो इल्जामात लगा रहे हैं, वजीर आला पंजाब पर, सॉरी अभी तो है उस्मान गुज़दार। मेरी बात सुने ना, जिसकी जितनी औकात होती है ना उसके मुताबिक मैंने जवाब दे दिया। उसकी इतनी औकात थी कि घटिया आदमी ने घटिया हरकतें करने की कोशिश की और वो अपनी मौत सियासी खुद मर गया, क्योंकि आज से वो कुछ दिन पहले अपना आप दिखा चुका था। और उसने सोचा कि मैं इमरान, देखे नैब गया, कोई इमरान खान ने तो नहीं किया ना। इमरान खान के नीचे तो नैब नहीं आता है, नैब इंडिपेंडेंट इदारा है। और नैब अगर किसी को पकड़ता है तो उसके जुर्म के बुनियाद पे पकड़ता है ना, उससे कहीं तो एम्बेजमेंट हुई है ना जिसके नीचे उसको पकड़ा गया। अब इमरान खान तो छुड़वाने से रहा ना इमरान खान ये काम करता है। अगर उनको ये बुग़्ज़ है तो वो जाए, अब जो करना है करें, सबके सामने, सच भी सामने। और इमरान खान, मुझे पता है कि अल्लाह ताला ने उन्हें जो इज्जत दी है। लेकिन अमजद साहब जाहिर है ये अकेले अलीम खान तो नहीं है ना जो इस तरह के इल्जामात लगा रहे हैं। रातों रात चौधरी सरवर साहब को आप लोगों ने हटाया, उन्होंने भी कहा कि रात के अंधेरे में मुझे हटा दिया, मुझसे गैर आईनी काम करवाना चाहते थे आप लोग। ना जी, जब उसको गवर्नर हटाया गया तो ऐसी तकरीरें करते हैं ना बाद में। तो क्यों हटाया, क्यों, क्या वजह, क्यों एकदम से हटा दिया एन उस दिन जिस दिन असेंबली का इजलास था? मेरी बात सुने ना, कोई भी गैर कानूनी ना कोई काम करता है ना कराया जाता है, हमेशा एक रूल के नीचे। उस पर छोड़ो उसने क्या किया और क्या करने की कोशिश की, वो भी अपने सियासी तौर पर वक्त के तकाजे के साथ वो सारी चीजें सामने आती जाएंगी। अभी आगे चले। वज़ीर आज़म ने उनको कहा ना कि आप असेंबली तहलील कर दें, अगर परवेज इलाही नहीं जीत पाते तो आपको असेंबली तहलील करनी होगी। उन्होंने इनकार कर दिया, इस इनकार पर उनको हटा दिया गवर्नरशिप से। हवा में मार है अपना अरबाब, हवा में मारने से बातें नहीं चलती कि हमने क्या कहा। अगर हम ये कहते तो अक्सरियत तो आज भी हमारी है। वहां पे जो खरीदो फरोख्त है उस पे ऊपर आप क्यों नहीं आवाज उठा रहे? वहां जो सियासी मंडी होटल के बाहर लगी हुई है, आपने उसके ऊपर आवाज उठाई है? सॉरी टू से नहीं उठाई। उस पे ऊपर बात करें ना कि वहां पे आज लाहौर में क्या हो रहा है, या पिछले कई दिनों से इस्लामाबाद में जो मंडियां लगी हुई हैं। अभी साहब आपकी पार्टी के गवर्नर थे ना वो, क्यों खान साहब ने उनको नहीं बोला कि आप इसके खिलाफ बात करें, आप बताएं वहां क्या हो रहा है? सियासी लोटे हैं, सियासी मौत मर जाएंगे और मर चुके हैं। मैं ये अपनी सियासी कब्रें खुद खो रहे हैं। जो भी जो कर रहे हैं
वो अपनी सियासी कबर खुद खो रहा है। ये वक्त आपको बताएगा, ये लिख लो। और आने वाला वक्त, आज जो भड़के मारते थे, क्यों नहीं इलेक्शन में आते? चले हमजा साहब, अब ये अभी तक जाहिर है, अभी तक साबित होना तो ये बाकी है। किसी एक शख्स के बारे में भी, एक मुनर्रिफ रुकन के बारे में आपकी पार्टी ये नहीं साबित कर सकी कि उसने पैसे लिए। तैमूर साहब, अब ये टाइम जितना गेन कर रही है गवर्नमेंट, ये इतने दिन तक आप मुनर्रिफ अरकान को, इत्तेहादियों को अपने पास इंटैक्ट रख सकेंगे? अदम एतमाद कामयाब नहीं हुई तो MQM के साथ जो मुआहिदा हुआ था उसका क्या हुआ, और फिर जो दीगर इत्तेहादियों के साथ मुआहिदे हुए थे उस पर किस तरह से अमल दरामद हो सकेगा? उनको कैसे मुतमईन करेंगे अब आप? ये देखो, ये उनका काम है ना। देखिए, ये अपनी मैं आ रहा हूं जैसा आपकी तरफ वापस, तैमूर साहब से पूछा मैंने, हम जैसा वापस आ रहा हूं आपकी तरफ। जी तैमूर साहब, ये अपनी करप्शन के किस्से, अपनी नाअहलियाँ छुपाने के लिए, फर्रा गुजर और पाकिस्तान की फर्स्ट लेडी के करप्शन के किस्से छुपाने के लिए ये झूठे इल्ज़ाम सब पे लगाना शुरू कर दिए हैं। जो हमारे पास, जो हमारे साथ हमारे नए कोalition पार्टनर्स हैं, या वो शेर दिल लोग हैं, वो गैरतमंद MNAs हैं जिन्होंने ये सारी करप्शन देख कर और PTI को और इमरान खान को खुदा हाफिज कह के खैरबाद कर दिया, ये किसी मकसद के लिए नहीं है। ये पाकिस्तान की खातिर इनको छोड़ के हैं, पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की सालमियत बचाने के लिए इनके छोड़ के हैं। अलीम खान को क्या पैसों की ज़रूरत है? जहांगीर तरीन साहब को पैसे की ज़रूरत है? किसको पैसों की ज़रूरत है? इनके पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। पैसों की ज़रूरत थी इमरान नियाजी को, जो इनको इस्तेमाल करता था, जो इनको शायद ओहदे चाहिए हो, शायद वजारतें चाहिए हो, वजारत आला चाहिए हो, या कोई सीनियर मिनिस्ट्री चाहिए हो, ये पावर तो चाहिए हो सकती है उन्हें। देखिए जी, मैं खुद इस्लामाबाद में था, मैं आज ही वापस आया हूँ। जो कुछ हो रहा था मेरे सामने हो रहा था, किसी ने कोई डिमांड नहीं की। हर कोई कहता है कि अभी फ़िलहाल हमें पाकिस्तान को बचाना है, पर मैं ज़ाती तौर पे अब एज अ हैसियत, एज ए इंडिविजुअल, एज अ पाकिस्तान ये समझता हूँ कि जिन लोगों ने ये कुर्बानी दी है, जो लोग झूठ के ख़िलाफ़, करप्शन के खिलाफ खड़े होके और आए हैं सामने, वो डिज़र्व करते हैं कि उनको फिर से सीटें भी मिले, उनको टिकट भी मिलने चाहिए, वो उनको वजारती मिलने चाहिए, क्योंकि जो इस करप्ट टोले को छोड़ के आता है उनको सलाम पेश होता है। वैसे भी इनके पास हुआ क्या है? जो चीज़ है ड्रामेबाजी है। ये जो कॉल पे खान साहब आते हैं, मैं और मेरे साथ कोई 25 दोस्तों ने कोशिश की, जिनमें से 8 से 10 PTI के अपने थे। मैंने यार कोशिश करो, मेरे से तो नंबर नहीं लगता, मैं तो फ़ोन करके बताना चाहता हूँ हकीकत इस मुल्क की क्या है, इमरान खान की बंद आंखों से पर्दा हटाना चाहता हूँ, पर मेरी तो कॉल नहीं लगी। वो जो 6-7 हमारे मैं अपने इंट्रो में बता चुका हूं साहब को, 53-54 बार तो मैंने कॉल की है, वो मेरी कॉल भी नहीं लगी। मेरे इर्द गिर्द के बहुत सारे लोग कॉल कर रहे थे, किसी की कॉल नहीं लगती। हम जैसे 100 नहीं, लाखों लोग फ़ोन करते हैं इसको हकीकत बताने के लिए। जितनी गालियां खान साहब ट्विटर पे, फेसबुक पे खाता है, वो ही लोग फ़ोन करते हैं ताकि हकीकत बताएं कि हम बेवकूफ़ नहीं है, हम गधे नहीं है, हमें पता है तुम क्या कर रहे हो, हमें पता है फर्स्ट लेडी क्या करिए, और हमें पता है आपके जो क्रोनीज हैं सारे वफाकी वजारतों में बैठे वो क्या कर रहे हैं। आपने क्या फ्यूचर सोचा वैसे PTI का? आपने जो साफ सुथरे लोग थे, तरीन साहब को आउट कर दिया, आपने अकबर एस बाबर को आउट कर दिया, आपने जो है जहांगीर तरीन अलीम खान को आउट कर दिया। कितने मैं नाम उठाऊं? साहब, ये जहांगीर तरीन और अलीम खान को आज तो आप लोग कह रहे हैं कि साफ सुथरे लोग थे, लेकिन माजी में आप इन लोगों को चीनी माफिया, लैंड माफिया, ये तमाम अलकाबात आप ही लोग देते रहे। इनके खिलाफ कार्रवाइयों की बात आप ही करते थे कि इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। जहां तक अलीम खान साहब की बात है, हमेशा मैंने उनकी इज्जत की और मैंने हमेशा उनको और जहांगीर तरीन को दावत दी है कि आप गलत पार्टी में बैठे हुए हैं, अगर आपको पाकिस्तान के लिए काम करना है। एक बार नहीं, बहुत बार हमने दावत दी, खासतौर तरीन साहब को, हमारी क़यादत से भी उनकी बात हुई, तो उनको इनवाइट किया कि आप आएँ, हमारे साथ बैठें, पाकिस्तान की बेहतरी के ऊपर आप काम करें। हमारा ये काम नहीं है जो ये लोग कर रहे हैं। आपको जहनियत से पता चलता है, कोई बात करता है प्राइम मिनिस्टर की लेवल का, तो आपको पता चलता है ये प्राइम मिनिस्टर मटेरियल है, कैसे जबरदस्ती मुसल्लत कर दिया गया। तैमूर साहब, चूंकि वक्त थोड़ा कम है, ये आपने अभी बताया कि सब पाकिस्तान बचाने आए, किसी ने कोई डिमांड नहीं की है। जो MQM को इतना कुछ आपने दिया, इतना मोटा एक 3-4-5 सफ़ों का वो एक मुआहिदा साइन करवाया मीडिया के सामने, तो ये सब आपने खुद से उनको ऑफर किया, उन्होंने डिमांड नहीं की थी कुछ भी? नहीं, ये हमारी साथ बैठ के बातचीत हुई थी, हमसे उनने पूछा वो क्या करना चाहते हैं, उन्होंने कराची की, हैदराबाद की, ओवरऑल सिंध के अलग अलग अजला में बेहतरी की बात की। जो हमारा जो हमारा अपना जो एजेंडा है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एजेंडा है, और आपको याद होगा हमने पहले भी इनवाइट किया है MQM को कि हमारे साथ मिलकर बात करें, पर पहले शायद वो कोई प्रेशर में थे। अब वो आज़ाद हैं, उन्होंने अपनी आज़ाद हैसियत में आज़ादा फैसला किया है कि पाकिस्तान पीपल्स और अब उस मायदे पर अमल होगा। तैमूर साहब, बस मुख्तसर एक जुमले बता दीजिएगा, क्योंकि अदम एतमाद तो कामयाब नहीं हुई फिलहाल। इस माहदे पर जो है सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो है अहकामात और हुक्म है कि जो हमने वादे किए हैं वो पूरे होंगे, अदम एतमाद भी होगा,
पर वो सब सेकेंडरी ठीक है। चलिए, मुआहदे पूरे होंगे क्योंकि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो सरदारी ने नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर तालपुर साहब। अमजद अली खान नियाजी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जो मुल्क की माशी सूरत हाल है जो बिल्कुल इस वक्त सियासतदानों ने और हुकूमत और अपोजिशन ने नज़रअंदाज की हुई है, उस पर बात करेंगे। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और इस सियासी गहमा गहमी में लोग मईशत को मुकम्मल तौर पर भूले हुए हैं, मुकम्मल नज़रअंदाज किए हुए हैं। ये पिछले 15-20 रोज़ में वज़ीर आज़म ने जो 3-4 जलसे किए अदम एतमाद की तहरीक आने के बाद, उसमें उन्होंने बताया कि हमारे मुल्क में रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हुई हैं, रिकॉर्ड रेमिटेंसेज हुई हैं, रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हुई है, और इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट ये आया कि मैंने पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये कमी कर दी है, जबकि उस वक्त बढ़ाने की समरी 10 रुपये थी और बाद में फिर 55 रुपये की समरी भेजी गई कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया जाए। तो मुआशी अशारिया इस वक्त मुल्क के किस जानिब जा रहे हैं, अब आने वाली हुकूमत के लिए क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे मुआशियात हमारे साथ मौजूद हैं। तो शाहिद साहब, इस वक्त ज़ाहिर है एक आम आदमी का जो बराह रास्त ताल्लुक होता है वो पेट्रोल डीजल की कीमत से होता है, फिर वो खाने पीने की अशिया होती हैं, फिर डॉलर रेट होता है जिससे महंगाई पर बड़े असरात पड़ रहे होते हैं। डॉलर भी 185 के करीब पहुंच गया, पेट्रोल 150 पर रुका हुआ है। आलमी मार्केट में कीमत देखते हुए ये कीमत मुनासिब है? महंगाई आगे कैसी हो सकती है? आने वाले 2-4 हफ्ते या 1-2 महीने कैसे हो सकते हैं लोगों के लिए? देखिए, बदकिस्मती से अब हमें अगले 1.5 साल तक, जब तक ये है, ये महंगाई ऊंची शरह रहेगी। अब तो रमज़ान है, रमज़ान में तो वैसे भी आपको पता है कि बहुत सी चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं। बिल्कुल। बुनियादी बात जो आपने खुद बताई कि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत की कारकर्दगी जुलाई से मार्च तक पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन कारकर्दगी है, उन स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक जो स्टेट बैंक और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कहता है। मैं तकरीरों की बात नहीं कर रहा। वर्स्ट परफॉर्मेंस है, तिजारती खसारा पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा, 2018 से भी ज़्यादा है जब इन्होंने दिवालिया कहा था पाकिस्तान को। तो इस वक्त $32 बिलियन हो चुका है 8 महीने का। अंदाज़ा मेरा है कि $43 बिलियन पर जाएगा। अच्छा। नंबर 1, जारी हिसाबात जिसका ये कहा करते थे कि जी हम फाजिल हो गया, ये इस वक्त $12 अरब पर है और मेरे ख्याल से $15 अरब पर ये साल ख़त्म होगा। इम्पोर्ट्स खैर ज़रूरी भी हैं, पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा। अगस्त से अब तक स्टेट बैंक के रिजर्व्स में कमी हुई है $8 अरब, और मिड में से अब तक जो जिसका तस्करा आपने भी किया है, रुपए की कदर में $32 कम हुआ है। अब आप ये देखें कि $75 अरब की जिस मुल्क की इम्पोर्ट्स हैं, अगर उसमें ये $32 फी डॉलर की कमी हो चुकी है मई से अब तक, तो इसकी मुल्क की करेंसी में कितनी वैल्यू होगी। हाँ, हुकूमत को टैक्स ज़्यादा मिल जाएंगे, कस्टम ड्यूटी वगैरह, लेकिन महंगाई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सनतों की पैदावारी लागत, तो मईशत तो इस वक्त तबाह बर्बाद है। यानी बैरूनी सरमायाकारों ने हाथ खींच लिया, मुल्की सरमायाकारों ने हाथ खींच लिया है। इस वक्त हमारी जो है, सिवाय रेमिटेंसेस के जो इनकम टैक्स 111.4 के हैं, तमाम माशी अशारिये 2018 से ख़राब हैं। और मईशत इस वक्त हुकूमत को भी पता है, स्टेट बैंक को भी पता है कि छोटे से छोटा झटका, दाखिली झटका हो या बैरूनी झटका, मईशत निमटने की सकत नहीं रखती। अच्छा। और अगर आप इस पर बारूदी सरंगे बिछा दें, जो आपने जिसका तस्करा किया कि जब आपने IMF को राइटिंग में दिया था कि यानी जनवरी 22 में कि हम जून तक जो है पेट्रोल के नर्ख बढ़ाएंगे, बिजली के नर्ख जो है बढ़ाएंगे और कोई टैक्स एमनेस्टी नहीं देंगे, ये तहरीरी तौर पे था। और IMF ने कहा था जी सदारती ऑर्डिनेंस क्या होता है, आप तो पार्लियामेंट, यानी किसी ज़माने में मुझे पता है कि हमारे लेटर के ऊपर वो कर्जे दिया करते थे। अब के उन्होंने कहा है जौहरी ताकत पाकिस्तान को कि हम सदारती ऑर्डिनेंस नहीं मानते। अच्छा। आप तो पार्लियामेंट से अप्रूव करा के लाएं। हमने पार्लियामेंट से सारा अप्रूव करा के दिया। 2 फरवरी को हमें $1 अरब मिल गया, प्रोग्राम बहाल हो गया, स्टेट बैंक एक्ट भी हमने मंजूर करा लिया। 28 फरवरी को प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो अपोजिशन की तहरीक थी उसको कम करने के लिए, सियासी मुफादात के लिए बारूदी सरंग बिछा दी और IMF के प्रोग्राम जो लिख के दिया था उसके खिलाफ पेट्रोल के नर्ख बढ़ा दिए, डीजल के कम कर दिए, डीजल के कम कर दिए और टैक्स एमनेस्टी दी, जो कि तहरीरी तौर पर था कि हम कोई टैक्स एमनेस्टी नहीं देंगे। तो ये जो आपने कर दिया तो IMF का प्रोग्राम आपका रुक गया। सही। और IMF ने फिर ये कहा कि जनाब अब तो जब आपका 3 मार्च के बाद जो फैसला होगा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, तब हम आपसे बात करेंगे। अगर इस दौरान आपके रिजर्व या रुपया गिर रहा है तो ये आपका मसला है, क्योंकि कानून। और शायद साहब ज़ाहिर है ये जो डॉलर की कीमत ये 185 तक पहुंच गया, आपको याद होगा जब ये 177 178 थी तो उस वक्त के वजीर खजाना शौकत तरीन साहब ने कहा था कि ये सट्टेबाज माफिया सरगर्म है, हम इनके खिलाफ क्रैकडाउन कर रहे हैं और इसमें 8-10 रुपए की कमी लाएंगे। 168 169 इसकी जेन्युइन वैल्यू बनती है।
लेकिन उस पर अमल हो नहीं सका। वो अमल ना होने की क्या वजह है, जब पता भी था हुकूमत को कि ये फॉल्ट कहाँ है, उसके बावजूद क्या इंटेंट नहीं थी हुकूमत की करने की कि आकर मीडिया पर हल तो बता दिया लेकिन उस हल पर इंप्लीमेंट नहीं किया? नहीं, देखिए ना, मईशत है अशराफिया की, अशराफिया को नवाजने के लिए अगर मईशत को तबाह करना पड़ता है, कानून को तोड़ना पड़ता है, महंगाई को बढ़ाना पड़ता है, तो उसमें कोई आर महसूस नहीं होता। मैं तो यहाँ तक अभी आपसे अर्ज किया कि जो आपने IMF को लिख के दिया था वो जो है जनवरी में, आपने 28 फरवरी को उसको तोड़ दिया। तो अब लेकिन हमें इसलिए हम सोच रहे थे कि उन्होंने ये कहा था कि 3 मार्च के बाद जब आपका नो कॉन्फिडेंस का फैसला होगा फिर हम आपसे बात करेंगे, अभी शराइत तय कर लिए लेकिन मुआहिदा नहीं होगा। अब आपने ये जो डिसोल्यूशन हो गया, अब अनसर्टेनिटी हो गई, अब वो उनका क्या व्यू होता है, वो कौन सी हुकूमत से बात करते हैं नहीं करते। अगर ये मुआहिदा नहीं होता, डिले होता है, तो हमारे रुपए की कदर को आप रोक नहीं सकते। हमारे स्टेट बैंक के रिजर्व खतरनाक हद तक रहेंगे। स्टेट बैंक के पास मुदाखलत करने की कुव्वत खत्म हो रही है। मैंने $4 अरब तो 21 दिन में गिर गया हमारा। तो जब ये सूरत हाल है तो आप मईशत को बेहतरी, किसी का एजेंडा नहीं है, यानी अपोजिशन हो या इनका हो, किसी का ये एजेंडा नहीं है कि पाकिस्तान की मईशत को बहाल करना है। जो भी आएगा वो इन हालात को बताएगा कि तबाही बर्बादी हो गई, पिछली हुकूमत ये गिर गई या जो भी कुछ हुआ। अल्टीमेटली कोई इम्कान इस बात का नहीं है कि मईशत में बेहतरी के लिए कोई संजीदा कोशिशें होंगी। अलबत्ता कर्जे लेकर, बेतहाशा कर्जे लेके झूठी मूठी रेमिटेंसेस। शायद साहब अभी तो ज़ाहिर है अगले माहौल अभी ऐसा लग रहा है, हालात ये बता रहे हैं कि अगले 2-3 माह तक तो इलेक्शन होंगे नहीं, उसके बाद इलेक्शन होंगे, जो हुकूमत बनती है वो उस वक्त बनेगी, फिर वो अपनी इकनॉमिक टीम तश्कील देगी, फिर वो सोचेंगे, इस पर काम शुरू होगा। तो ये 4-5 महीने तो गुजर जाएंगे। इन 4-5 महीनों में फिर ये महंगाई कहाँ चली जाएगी, रुपए की कदर कितनी और गिर जाएगी, इसके क्या असरात एक आम आदमी पर पड़ सकते हैं? फिर देखिए, पहली बात तो ये है कि महंगाई तो बढ़ेगी, लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि चूंकि IMF का प्रोग्राम मुश्किलात में है और ये मसला असम्बली का आ गया, तो मुमकिन है कि स्टेट जो हमारा IMF हमसे ये कहे कि जनाब आप जून में 400-500 अरब के नए टैक्स लगाने की हमारे साथ वायदा कर लें, कुछ दूसरी हमारी शराइत मान लें, तो हम आपको $1 अरब की किस्त दे देते हैं। उसके बाद जो $2 अरब की किस्त वो नहीं देंगे जब आप जून में ये सब कुछ कर लेंगे। ये बजट 400-500 अरब के लगा देंगे। इस दौरान में इनकम टैक्स के रेट कुछ हमें बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें वो अपने मईशत को तबाह तो करेंगे, लेकिन ये कि उनकी अपनी सिक्योरिटी हो जाएगी, जो IMF का और न्यू ग्रेड गेम का मकसद है, जो ये है कि पाकिस्तान की मईशत को कमज़ोर रखना है, पाकिस्तान की मईशत को IMF के प्रोग्राम के अंदर रखना है। ये भी न्यू ग्रेड गेम का हिस्सा है। और हमारी हुकूमतों ने, हमारे वज़ीर ख़जाना ने ख़ास तौर पर, तरीन साहब जो थे, अगर आपको याद हो तो जब फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान का एग्रीमेंट 2008 में भी हुआ था, उस वक्त भी वो वज़ीर ख़जाना ही थे और उस वक्त भी वज़ीर ख़ारजा वही थे जो आज हैं। वही टीम है आज, वही अमेरिकन लॉबी की टीम है। वज़ीर ख़ारजा भी वही हैं, वज़ीर ख़जाना भी वही हैं जो 2008 में फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान के थे। और मैंने उस वक्त ये कहा था कि फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान की तबाही 2021 तक चलेगी। अब 2021 आया, हालात बेहतर होते, तो ये न्यू ग्रेड गेम के तहत वही टीम है। और उन्होंने फिर मईशत के साथ खिलवाड़ करके जिस तरीके से ये बारूदी सुरंग बिछाई है रिलीफ पैकेज देकर, ऐसे होता नहीं है। अभी तो आपने मुआहिदा किया है, उस पर कुछ तो दिन पास करें ना। तो ये जो सूरत हाल है, इसमें अमेरिकन भी खुश है, IMF भी खुश है, पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी भी खुश है, जो इम्पोर्ट्स हो रही हैं, मुनाफा आ रहा है, हमें कंसेशंस मिलते चले जाएंगे, अवाम कुछ ले जाएंगे, महंगाई ऊंची रहेगी। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पाकिस्तान की मईशत इतनी कमज़ोर हो जाएगी कि हम ख्वाब में भी नहीं सोच सकते कि हम IMF को ना कह सकते हैं या अमेरिका को ना कह सकते हैं। आपका सारा इंपोर्ट अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को है, चाइना को तो नहीं है। रेमिटेंसेज कोई नहीं मुल्कों से आ रही है, चाइना से तो नहीं आ रही। तो ये अमेरिका तो खुशनुदी पर है। और अमेरिका ने अभी जहां से रेमिटेंसेज आ रही थी, आपको पता UAE, उसको भी ग्रेड लिस्ट में डाल दिया। तो जिस वक्त चाहें वो हमारी रेमिटेंसेज पे भी हाथ मार सकते हैं। और उसी वो $32 अरब, $31 अरब। हालात आगे आने वाले दिनों में बहुत ख़राब हो सकते हैं माशी तौर पर। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, हमारे माशियात हमारे साथ, और जो आगे मंजरनामा हो सकता है उससे मुताल्लिक बता रहे थे। और हुकूमत और अपोजिशन को इस वक्त किसी को मईशत की फ़िक्र नहीं है। अपोजिशन ये चाहती है किसी तरह हुकूमत घर जाए, हुकूमत ये चाहती है अपोजिशन नाकाम हो जाए, वो दोबारा हुकूमत में आ जाए। ये इस वक्त हमारे मुल्क की सूरत हाल है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।